लिख रहा हूँ अंजाम आज जिसका कल आगा आ जाएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ पर ये वादा है तुमसे मेरा, मेरे बाद इस वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। जी हाँ साथियों, आज बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसने न केवल भारत को अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, बल्कि अंग्रेज़ों को भी उनकी औकात याद दिला दी थी। जी हाँ, लन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपुत्र शहीद आजम भगत सिंह, जिनकी वीरता आज लोगों के लिए राष्ट्र प्रेम की पराकाष्ठा बनी हुई है कि राष्ट्र प्रेम हो तो ऐसा। और आज भी ये उन सभी लोगों के दिलों में राज करते हैं जो अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला अपने दिलों में रखते हैं। और आज जब भगत सिंह का नाम जहन में आता है तो ये याद आता है कि वो अकेले ही हिंदुस्तान को अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने का जज्बा रखते थे। और उसी भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। अगर आप सिर्फ इतना ही जानते हैं भगत सिंह के विषय में तो माफ़ कीजिएगा, आप भगत सिंह को नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में भगत सिंह के जीवन के उन सभी पहलुओं पर चर्चा विस्तार से की जाएगी जिनसे शायद आप अनभिज्ञ हैं, और भगत सिंह के जीवन की उन सभी वीर गाथाओं का वर्णन विस्तार से किया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RK शर्मा ऑफिशियल पर। तो कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं कि कैसे भगत सिंह लोगों के लिए राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति और वीरता की मिसाल बन गए। तो 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के पंजाब के लॉयलपुर ज़िले के बंगा नामक ग्राम में इनका जन्म एक सिख परिवार में होता है। इनकी माता विद्यावती और इनके पिता किशन सिंह संधू थे। तो इनके फैमिली मेंबर्स, जिनमें से इनके पिताजी किशन सिंह संधू और इनके चाचा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक्टिव थे। तो भगत सिंह बचपन से ही ऐसे माहौल में थे। कुछ वर्षों तक अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद इन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल में एडमिशन लिया, जो कि उस समय आर्य समाज द्वारा गवर्न किया जाता था। यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने 1923 में लाहौर के नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि अभी 2 सालों पहले ही ओपन किया गया था। और भगत सिंह ने किसी भी ब्रिटिश स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो भगत सिंह बचपन से ही अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर की जाने वाली क्रूरताओं को देख रहे थे, और इनकी देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने वाली भावना में तब एक और चिंगारी लग गई जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो 18 मार्च 1990 को अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट, जिसे रॉलेट एक्ट भी कहते हैं, इसे अंग्रेजों ने पारित कर दिया। इसमें कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना बताए 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। इस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहते थे। तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कर दिया कि हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए जो हमारे ही अधिकारों का हनन करता हो। और 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे देश में अशांति फैल गई और देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभी लोग बैसाखी के पर्व में इकट्ठा होते हैं, और उस समय वहाँ पर एक राजनीतिक कार्यक्रम भी रखा गया था। तो पूरी जनता निहत्थी थी और सभी लोग वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे। तभी बिना किसी चेतावनी के ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर ने वहाँ पर की जनता के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। तो जनरल आर डायर, रेजिनाल्ड डायर जलियांवाला बाग 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ पहुँच जाता है और बाहर निकलने के सारे दरवाजे बंद करवा देता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। लगभग 10 मिनट तक वहाँ पर गोलियां चलती रही,
कुछ लोगों ने बचने का प्रयास किया। वहां के पास के एक कुएं में कुछ लोग कूद गए, लेकिन तब भी ब्रिटिश सैनिकों ने उस कुएं के ऊपर से भी गोलियां चलाई थी। 1000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। और जिस समय यह घटना हुई उस समय भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे और इस घटना का भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो 12 वर्षीय भगत सिंह जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं। यहाँ की मिट्टी खून से लाल हो गई थी। यह देखकर भगत सिंह गुस्से से कांप उठे और उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की ठान ली थी, जिससे लोगों को ऐसी और क्रूर घटनाओं का सामना ना करना पड़े। तो उन्होंने जलियांवाला बाग की खून से सनी हुई थोड़ी सी मिट्टी को एक शीशे की बोतल में रखा और वो जलियांवाला बाग से अपने घर लौट आते हैं। घर में इनके चेहरे पर दुख और गुस्से का भाव था। फिर उन्होंने उसी शीशे की बोतल के चारों ओर कुछ फूल रखे जिसके अंदर शहीदों का खून भरा था और इन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि बेकसूर लोगों का खून बहाने वाले इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को कलकत्ता से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। गांधी जी ने कहा कि वकील न्यायालय जाना छोड़ दें, विद्यार्थी स्कूल जाना छोड़ दें, नाई धोबी मोची ये लोग अंग्रेजों का काम करना बंद कर दें। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए अहिंसक असहयोग आंदोलन का भगत सिंह ने पहले तो समर्थन किया, लेकिन जब 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड, इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो चौरी चौरा में लोग भगवान अहिर के नेतृत्व में फूड आइटम्स की हाई प्राइस और शराब बिक्री का विरोध कर रहे थे। तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटा और कुछ लोगों को जेल में भी डाल दिया। तो 4 फरवरी 1922 को लोग दोबारा से शराब की दुकान के बाहर धरना देने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। इसमें 3 लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो जब ये बात गांधी जी को पता चली कि इस आंदोलन में चौरी चौरा में वायलेंस हो गया है, तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें हिंसा का नहीं अहिंसा का साथ लेना पड़ेगा। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को स्थगित करने के बाद भगत सिंह का अहिंसा से विश्वास उठ गया, क्योंकि भगत सिंह का मानना था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो एकमात्र रास्ता सशस्त्र विद्रोह ही है। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, इस समय भगत सिंह हाई स्कूल में थे। तो 1923 में भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और ये दिन में यहाँ पर क्लासेस लिया करते थे और शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठकर क्रांति पर चर्चा किया करते थे कि कैसे भारत को आज़ाद कराया जाए। और इसी समय भगत सिंह के घर में भगत सिंह की शादी की बातें भी चलने लगी थी, क्योंकि उस समय 13 से 14 साल की उम्र में शादियां हो जाया करती थी। तो उनकी माँ की इच्छा थी कि भगत सिंह की शादी हो जाए, लेकिन इनकी माँ की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इस बात से नाराज होकर भगत सिंह कानपुर चले आए और कानपुर आने से पहले भगत सिंह ने अपने माता पिता से कहा था कि अगर इस गुलाम भारत में मेरी शादी होती है तो मेरी पत्नी होने का हक सिर्फ मौत को है। तो 1924 में भगत सिंह कानपुर आ जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। इसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। इसमें चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे और भी लोग शामिल थे। और देखते ही देखते जल्द ही भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के करीबी बन गए। और यहीं पर भगत सिंह की मुलाकात महान देशभक्त पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी से होती है। गणेश शंकर विद्यार्थी ये उस समय प्रताप न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया करते थे। तो भगत सिंह
इसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल विभाग, संपादकीय विभाग में बलवंत सिंह के नाम से काम करने लगे। तो भगत सिंह के लेख बलवंत सिंह के नाम से प्रताप में छपने लगे, जिसको पढ़कर लोगों के दिलो दिमाग में क्रांति की चिंगारी फड़कने लगी। इसके साथ साथ भगत सिंह कलकत्ता के मतवाला साप्ताहिक मैगजीन में भी काम करते थे। इसमें भगत सिंह के 2 लेख बड़े चर्चित हैं, जिनमें से पहला लेख है विश्व प्रेम। इस लेख में भगत सिंह की क्रांतिकारी भावना साफ दिखाई पड़ती है। तो भगत सिंह ने विश्व प्रेम लेख में लिखा था कि जब तक काला गोरा, सभ्य असभ्य, शासक शासित, अमीर गरीब, छूत अछूत जैसे शब्दों का प्रयोग होता रहेगा, तब तक कहाँ विश्व बंधुत्व, कहाँ विश्व प्रेम। यह उपदेश तो सिर्फ स्वतंत्र जातियां ही दे सकती हैं। भारत जैसा गुलाम देश तो इसका नाम भी नहीं ले सकता। फिर उसका प्रचार कैसे होगा? उसके लिए तुम्हें शक्ति एकत्रित करनी होगी, और शक्ति एकत्रित करने के लिए अपनी सारी शक्ति खर्च कर देनी पड़ेगी, और जिंदगी भर राणा प्रताप की तरह दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। तब कहीं जाकर तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकोगे। अगर तुम विश्व प्रेम का दम रखते हो तो पहले अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, और स्वतंत्र जातियों में अभिमान के साथ साथ सिर ऊंचा करके खड़े होने योग्य बनो। जब तक तुम्हारे साथ कामागाटा मारू जैसे दुर्व्यवहार होते रहेंगे और जलियांवाला बाग जैसे भीषण हत्याकांड होंगे, और जब तक वीरांगनाओं का अपमान होगा और तुम्हारी तरफ से कोई भी प्रतिकार न होगा, तो तुम्हारा यह ढोंग कुछ भी मायने नहीं रखता। कैसी शांति, कैसा सुख और कैसा विश्व प्रेम। यदि वास्तव में चाहते हो तो पहले अपने अपमानों का प्रतिकार करना सीखो, और माँ को आज़ाद कराने के लिए कट मरो। बंदी माँ को आज़ाद कराने के लिए आजन्म काला पानी में ठोकरें खाने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तत्पर हो जाओ। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे भगत सिंह ने इस एडिटोरियल की मदद से विश्व प्रेम के पीछे से अपनी क्रांति की भावना को जन जन तक पहुंचा दिया था। और मतवाला में भगत सिंह का दूसरा लेख, जो कि 16 मई 1925 को बलवंत सिंह के नाम से प्रकाशित हुआ, उसमें भगत सिंह ने लिखा था कि अगर तुम्हें रक्त चाहिए तो सिवा युवक के कौन दे सकता है। तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवक की ओर देखना होगा। हर जाति के भाग्य विधाता युवक ही होते हैं। एक सच्चा देशभक्त युवक बिना झिझक मौत का आलिंगन करता है, संगीनों के सामने छाती खोलकर डट जाता है, और तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता है। बेड़ियों की झंकार पर राष्ट्रीय गान गाता है, और फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ जाता है। अमेरिकी युवा पैट्रिक हेनरी ने कहा था कि जेल की दीवारों की बाहर की ज़िंदगी बहुत महंगी है, लेकिन जेल की काल कोठरियों की ज़िंदगी और भी महंगी है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य के रूप में चुकाई जाती है। ए भारतीय युवक, अब और अधिक मत सो। तो क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? सोना है तो उस अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो रहो। धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर, तेरे पूर्वज भी नतमस्तक हैं तेरे इस नपुंसकत्व पर। और अगर तेरे किसी अंग में कुछ हया बाकी है तो उठकर माता के दूध की लाज रख, और उसके उद्धार का बीड़ा उठा, और उसके आंसुओं के एक एक बूंद की सौगंध लेकर उसका बेड़ा पार कर, और मुक्त कंठ से बोल वंदे मातरम। तो ऐसे ही भगत सिंह अपनी क्रांति की भावना को अंग्रेजों के खिलाफ लोगों तक पहुंचा रहे थे। शुरुआत में तो गणेश शंकर विद्यार्थी को भी नहीं पता था कि बलवंत सिंह ही भगत सिंह है, लेकिन जब बात को पता चला कि बलवंत सिंह ही भगत सिंह है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को गले लगा लिया। और जब भगत सिंह ये सारा कुछ कर रहे थे, इस समय भगत सिंह की उम्र मात्र 18 साल थी, और इस समय भगत सिंह की पंजाबी और उर्दू से भी अच्छी हिंदी और इंग्लिश पर पकड़ थी। और आज 18 साल का बच्चा कितना परिपक्व होता है बताने की ज़रूरत नहीं है। जब वो 17-18 साल का होता है, जब वो नर्सरी KG1 KG2 के रास्ते पर चलकर 17-18 साल का होता है, उस समय वह 11वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ता है, और उसके ज्ञान का स्तर क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है। और भगत सिंह ने
काकोरी केस के सेनानियों को सलामी देते हुए विद्रोही लेख भी लिखा था। कूका विद्रोह और 1926 में गुरुमुखी भाषा में प्रकाशित कीर्ति जैसे लेख भी भगत सिंह ने लिखे थे। तो भगत सिंह की क्रांति की भावना लोगों तक पहुंचती जा रही थी और लोगों का आक्रोश अंग्रेजों के लिए बढ़ता जा रहा था। तो भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की भी स्थापना की थी। हालांकि इसका पहले केंद्र लाहौर था, उसके बाद अमृतसर शिफ्ट हो गया था। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना इसलिए की थी जिससे पंजाब के युवा छात्रों, श्रमिकों और किसानों को राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारधारा से जोड़ा जा सके, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय एजुकेशन सिस्टम ही इस प्रकार से बनाया हुआ था कि भारतीय छात्रों को अंग्रेजों का तो इतिहास पता होता था लेकिन खुद का भारत के इतिहास के विषय में कुछ भी नहीं पता होता था। तो कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाता था। लेकिन भगत सिंह ने इन्हीं युवा छात्रों के बीच राष्ट्र प्रेम की चेतना जगा दी थी और नौजवान भारत सभा उस समय के सबसे कट्टरपंथी समूहों में से एक था, जिसका कहना था कि हमें आज़ादी चाहिए तो चाहिए। तो नौजवान भारत सभा के जरिए भगत सिंह ने पंजाबी युवा छात्रों, किसानों और श्रमिकों के बीच राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना जगा दी थी। तो जब अंग्रेजों ने ये देखा कि भगत सिंह से युवा इन्फ्लुएंस हो रहा है और अंग्रेजों ने सोचा कि कहीं भगत सिंह विद्रोह न भड़का दें, तो मई 1927 में अंग्रेजों ने भगत सिंह को काकोरी केस में शामिल होने के आरोप में और विद्रोही लेख के लिए गिरफ्तार कर लिया और भगत सिंह पर पंजाब के दशहरा मेले में बम विस्फोट का भी आरोप लगाया गया। हालांकि भगत सिंह के अरेस्ट होने के 5 सप्ताह के बाद ही भगत सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। उस समय इनके पिताजी किशन सिंह संधू ने इनकी 60,000 रुपये, उस समय के 60,000 रुपये की जमानत ली थी। तो भगत सिंह ने अपना सारा जीवन और जवानी देशभक्ति में खपा दिया। वैसे भी वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। इस धरती पर, इस मंच पर आता तो हर कोई है अपने अपने किरदार के साथ, लेकिन आपने अपने किरदार को कितने अच्छे ढंग से निभाया है मायने ये रखता है। तो आप भी अपने किरदार को इस तरीके से निभाइए कि आपकी मृत्यु के बाद, यानी कि इस मंच से जाने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि आप हमारे शरीर को तो मार सकते हो लेकिन हमारे विचारों को नहीं मार सकते। तो आपके भी अच्छे कार्यों और अच्छे विचारों को कोई नहीं मार सकता। तो आगे चलते हैं। तो भगत सिंह चाहते तो थे कि देश आज़ाद हो जाए, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि देश की पावर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में चली जाए और देश की अधिकतर संपत्ति पर कुछ ही लोगों का कब्जा होकर रह जाए, देश में इनइक्वालिटी और अनटचेबिलिटी फैल जाए। तो इसी के चलते 1928 में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसमें एस सोशलिस्ट जोड़ दिया गया था। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आ जाता है। इसका गठन 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में किया गया था। साइमन कमीशन इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का काम था कि भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करना और अपनी रिपोर्ट देना, और इसी के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम बना था। खैर उसकी चर्चा कभी और करेंगे, आज साइमन कमीशन पर ही लौट आते हैं। तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो लोगों ने इसका विरोध कर दिया और साइमन गो बैक के लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्कॉट के कहने पर पुलिस ने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे लाला लाजपत राय के सिर पर गहरी चोटें आ जाती हैं और कुछ दिनों बाद इसी के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो भगत सिंह ने कहा कि बदला तो लेना पड़ेगा। तो भगत सिंह ने एक प्लान बनाया। इसमें कहा गया था कि भगत सिंह और राजगुरु स्कॉट पर हमला करेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद हम दोनों को कवर देंगे और जयगोपाल स्कॉट पर नज़र रखेगा, ये हमें ये बताएंगे कि स्कॉट कौन है। तो जयगोपाल ने स्कॉट के ऊपर नज़र रखना चालू कर दिया
और स्कॉट पर हमले की डेट फिक्स होती है 17 दिसंबर 1928 को। इस दिन जयगोपाल पुलिस स्टेशन के बाहर साइकिल की चैन चढ़ाने के बहाने से स्कॉट पर नज़र रखे हुए थे कि जैसे ही स्कॉट आता है मैं भगत सिंह और राजगुरु को बता दूंगा। और उस तरफ से भगत सिंह और राजगुरु जयगोपाल के इशारे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गलती से जयगोपाल ने स्कॉट की जगह एसपी सॉन्डर्स की ओर इशारा कर दिया, जिससे भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी और वहां से भाग जाते हैं और बाद में लाहौर से भी भेष बदल कर भाग जाते हैं। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। हालांकि किसी के ऊपर नहीं फेंके और साथ साथ पर्चे भी फेंके। इन पर्चों पर लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत पड़ती है। जनता के प्रतिनिधियों से हमारा ये आग्रह है कि वो इस पार्लियामेंट के पाखंड को छोड़ें और अपने अपने क्षेत्रों में लौट जाएं और जनता को क्रांति के लिए तैयार करें। हम अपने विश्वास को फिर से दोहराना चाहते हैं कि तुम व्यक्ति की तो हत्या कर सकते हो, लेकिन उसके विचारों की हत्या नहीं कर सकते। इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए भगत सिंह ने खुद को सरेंडर कर दिया और जेल जाने के बाद वहां पर भी कैदियों को उनके अधिकार दिलाए थे। और फाइनली 7 अक्टूबर 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को सॉन्डर्स मर्डर केस और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में तीनों लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और बाकी कैदियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, जिन पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में शामिल होने का आरोप था। उन सभी का पसंदीदा गीत था मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला। इस गीत ने देश के युवाओं पर देशभक्ति पूर्ण प्रभाव डाला। देश का सारा युवा भगत सिंह के साथ था, तो अंग्रेजों को डर था कि कहीं विद्रोह ना हो जाए। तो फांसी की डेट से एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शाम 7 बजे फांसी देने का आदेश दे दिया जाता है। तो जब जेलर भगत सिंह को फांसी के लिए बुलाने जाता है तो भगत सिंह ने कहा रुक जाओ। भगत सिंह उस समय लेनिन के विषय में पढ़ रहे थे। भगत सिंह ने कहा कि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमकर अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। लाखों लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, तब जाकर कहीं हम इस स्वतंत्र देश में आज रह रहे हैं। उन सभी क्रांतिकारियों के लिए हमारी तरफ से दिल से सल्यूट है। और हमें भगत सिंह के जीवन से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। उन्होंने कहा था कि अगर हमें रक्त चाहिए तो सिर्फ युवा ही दे सकता है, और अगर हमें समाज में कोई परिवर्तन चाहिए तो सिर्फ युवा ही कर सकता है। तो अगर आपके सामने कुछ भी गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाइए, चाहे आपके सामने कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, चाहे वो भ्रष्ट राजनेता ही क्यों ना हो, क्योंकि आज हमारे देश में भ्रष्ट राजनेताओं की भी कमी नहीं है। इन्होंने हमारे देश को लूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हुई है। तो आवाज़ उठाइए, चुप ना बैठिए नपुंसक लोगों की तरह। और मुझे लगता है कि भगत सिंह जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो ऐसा तो देश नहीं बनाना चाहते थे जहां पर आज लगभग हर विभाग में पुलिस, रेलवे, बैंकिंग सब में करप्शन भरा पड़ा है और ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स भी करप्शन में लिप्त पाए गए हैं। और कुछ का तो अभी जांच एजेंसियां पता भी नहीं लगा पाई हैं कि ये भी करप्शन में लिप्त है। हालांकि कुछ लीडर्स सही भी हैं जो देश के लिए सच में काम कर रहे हैं। और हाँ, आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या अभी भी एक क्रांति, इनकलाब की ज़रूरत है इन भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट लोगों और भ्रष्ट डिपार्टमेंट्स के खिलाफ? ज़रूर बताइए। भगत सिंह जैसे लोग हमारे लिए रियल हीरो होने चाहिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे अपना रियल हीरो मानते हैं। इन 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जो अश्लीलता फैला रहे हैं,
या फिर उन फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों को जिन फिल्मों में धूम्रपान, नशा और वायलेंस को इस तरीके से दिखाया जाता है कि अगर आपने अपनी जवानी में ये नहीं किया तो पता नहीं कौन सा महत्वपूर्ण कार्य आपकी जवानी का छूट जाएगा। लेकिन फिर भी उन फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं को अगर आप अपना रियल हीरो मानते हैं, जो चंद रुपयों के लिए समाज को कैंसर के मुंह में धकेलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, अलग अलग प्रकार के गुटखा का प्रचार करते हैं, या फिर आप फिल्मों में काम करने वाली उन एक्ट्रेस अभिनेत्रियों को अपना रियल हीरो मानते हैं जो समाज में अश्लीलता तो फैला ही रही हैं, साथ साथ भारतीय संस्कृति में दीमक की तरह लगी हुई हैं। आप इन लोगों को अपना रियल हीरो मानते हैं या फिर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को अपना रियल हीरो मानते हैं। फैसला आप लोगों के हाथों में है कि आप किसे अपना रियल हीरो मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको भगत सिंह के विषय में शॉर्ट में जानकारी दी है, क्योंकि अगर पूरी डिटेल में जानकारी बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी भगत सिंह के 23 साल के जीवन को एक छोटी सी वीडियो में समेट पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास किया है। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और हाँ, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, आप में से जो भी मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर फॉलो करना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।